हेलो फ्रेंड्स। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आपने इतना वाइड एक्सपीरियंस आपको लिटिगेशन में है अगर तो एक मतलब अपने जो कोर्ट के दौरान हुए कुछ इम्पोर्टेंट एनकाउंटर्स या कुछ मज़ेदार घटनाओं के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो देखिए, हम लोगों के जो भी एनकाउंटर्स होते हैं वो लॉ से रिलेटेड ही होते हैं और उसी में हम बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। एक केस मुझे याद आ रहा है कि एक डाइवोर्स का केस फाइल हुआ था और उसमें उसके साथ एक बच्चों की कस्टडी का केस भी माँ ने फाइल किया था। अब उसमें समस्या ये आई थी कि बच्चे जो है वो जिस समय हम पिटीशन फाइल करने जा रहे थे उस समय वो फादर के पास रहते थे और गाजियाबाद में रहते थे और हमें केस फाइल करना था बरेली, क्योंकि माँ की पोस्टिंग भी बरेली में थी और वो बरेली में ही रहती थी। जो लॉ है वो ये कहता है कि मुकदमा वहीं फाइल किया जा सकता है जहां बच्चे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटीशन वर ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग, सामान्यतः जहां पर रह रहे हैं। जब हम कोर्ट में पिटीशन लेके पहुंचे तो कोर्ट ने इसी बात पे ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि भाई आप तो ये कह के आ रहे हैं कि कोर्ट जो बच्चे हैं वो गाजियाबाद में रहते हैं, तो हम कैसे आपकी बात मान लें। तो इस पे जब मैंने रिसर्च किया तो ये पाया कि उसमें जो शब्द यूज है जुरिस्डिक्शन में वो ये यूज्ड है कि ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग, यानी व्हाट वाज द ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ किड्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटीशन ऑफ कस्टडी। और फिर मुझे इस बात की भी रूलिंग्स मिल गई ढूंढने पे, सर्च करने पे, कि बच्चे अगर माँ के पास रह रहे थे, उनका स्कूल में बाकायदा एडमिशन था, सब कुछ था, और बाप उसको, पिताजी उसको जबरदस्ती उठाकर वहां से ले गए। जबरदस्ती ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जबरदस्ती ले गए हैं और अब गाजियाबाद में वो रहने लगे तो ऐसे केस में जुरिस्डिक्शन बरेली में माना जा सकता है। तो ये सर्च करने वाली बात थी। तो जब आप ढूंढते हैं कुछ चीज, स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। एक और केस में मुझे ये साबित करना था डाइवोर्स के कि हस्बैंड जो है वो क्रूएल्टी करता है फीमेल के ऊपर। अब क्रूएल्टी कैन बी फिजिकल एज वेल एज मेंटल, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोर्ट ये कहता है ये बात साबित करिए क्रूएल्टी हुई थी। अब हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हम ये एलिगेशन लगा के आ रहे हैं कि हस्बैंड ने क्रूएल्टी की, तो वाइफ के पास क्या सबूत होगा ये साबित करने का कि क्रूएल्टी हुई या नहीं हुई। क्योंकि देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी बातचीत होती है वो बंद कमरे के बीच में होती है, और अगर वो ससुराल में रह रही है तो ससुराल पक्ष वाइफ के फेवर में बोलेगा, ये उम्मीद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो कैसे आप उस फिजिकल या मेंटल क्रूएल्टी को साबित करेंगे। अब मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां मुकदमे हमेशा इस बिना पे नहीं जीते जाते कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, बल्कि मोर देन 50% मुकदमे इस बात पे जीत जाते हैं कि दूसरा काउंसिल कितनी गलतियां कर रहा है। बहुत से लोग क्वालिफाइड नहीं होते हैं प्रैक्टिस में और प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आप बहुत सारे मुकदमे आपके वीक भी होते हैं, पर दूसरे काउंसिल की लापरवाही और वीकनेस की वजह से आप वो मुकदमे जीत जाते हैं। जैसे क्या हुआ इस मुकदमे में, हमने एलिगेशन ये लगाया था कि वो वाइफ को इलिसिट रिलेशनशिप के लिए एक्यूज करता है। अब वर्बल एक्यूजिशन था, हमारे पास कोई सबूत तो था नहीं, ना तो कोई कॉल रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, ना कोई व्हाट्सएप चैट थी, ना कुछ और चीज थी। कैसे साबित करें। लेकिन दूसरे काउंसिल ने मेरे गवाह को एग्जामिन करते वक्त, यानी उस लेडी को एग्जामिन करते वक्त, ये शब्द ये खुद ही पूछ लिया। बोले आपके इन दो लोगों से नाजायज संबंध थे, आप उनके साथ घूमने फिरने जाती थी। जब आपने ये सवाल पूछ लिया
तो मेरा जो आरोप मेंटल क्रूएल्टी का है वो अपने आप ही साबित हो गया, मुझे कुछ और साबित करने की आवश्यकता ही नहीं बची। इसके अलावा उन्होंने एक और गलती की, उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट, जो ये अलेज किया मेरी जो क्लाइंट है उसके फोन से वो व्हाट्सएप चैट ली गई है, वो दाखिल कर दी। वो व्हाट्सएप चैट एक जनरल नेचर की थी, कुछ वर्ड्स उसमें हो सकता है इस तरीके के इस्तेमाल हुए हों जो कि ऑर्डिनरीली लोग नहीं करते हैं, बट कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी उसमें। लेकिन वो इस बात को साबित करने के लिए की गई थी कि मेरी क्लाइंट के दूसरे व्यक्तियों से इलिसिट रिलेशनशिप है। कोर्ट ने ये पूछा कि भाई ये व्हाट्सएप चैट पहले तो ये बताइए कि किस फोन नंबर से हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? आपने इस बात तो कोई सबूत दाखिल किया नहीं है। दूसरी बात, इस चैट में ऐसा क्या है जो ऑब्जेक्शनेबल है? ये बात वो लोग साबित नहीं कर पाए, क्योंकि कोई आदमी ऑर्थोडॉक्स होता है, वो ये सोचता है कि हस्बैंड के अलावा किसी भी और व्यक्ति से बात करती है वाइफ तो वो इलिसिट रिलेशनशिप है। सामाजिक व्यवस्था में शायद कुछ लोग ऐसा ही मानते हो, पर कोर्ट ऐसी बात नहीं मानती। उसको सबूत चाहिए कि इलिसिट रिलेशनशिप को साबित करिए आप। तो मेरा काम तो दूसरे काउंसिल ने ही आसान कर दिया। ये किस्सा उस बात का है। तीसरे एक केस में क्या हुआ कि लड़की ने एक केस फाइल किया था फॉर नलिटी ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी ऑफ husband. She said कि husband was impotent and marriage was never conceived, so it should be declared null and void. मेरे पास मुकदमा आया तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि एप्लीकेशन दी मैंने कोर्ट में डिफेंस के साथ कि साहब मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया जाए। दूसरे पार्टी ने भी एप्लीकेशन दी, लड़की वालों ने, कि हाँ साहब मेडिकल एग्जामिनेशन का कराया जाए। हम बिल्कुल तैयार हो गए, हमने खुद अपने खर्चे पे गए, 2 हॉस्पिटल्स में अलग अलग जाके मेडिकल एग्जामिनेशन कराया और रिपोर्ट सबमिट कर दी कोर्ट में। रिपोर्ट माय फेवर में ही थी। अब लड़की वालों के पास क्या सबूत है इस बात को साबित करने का कि मेरा क्लाइंट इंपॉर्टेंट था? जब फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, कोई और प्रूफ ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कैसे साबित करेंगे? अल्टीमेटली वो केस हम जीत गए, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, हमने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की हुई थी, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो हमारे फेवर में आया, आना ही था, हम जीत गए। तीसरा एक मामला आता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में। एक बार क्या हुआ कि एक मेरे क्लाइंट ने, 2 लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों आए, उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पिटीशन फाइल की। लेकिन वो लेडी जो थी वो फॉरेन में कहीं काम करती थी, शी वॉज लिविंग अब्रॉड। टू सेव द आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूं नाम और एड्रेसेस। तो अब दिक्कत ये हुई कि उसका वहां से फोन आया कि सर मैं अब जो नेक्स्ट डेट है, जो सेकंड हियरिंग होती है, जिसमें आपको ये आके कहना होता है कि हमारे आपस में संबंध अभी भी नहीं बन पाए और रिकंसिलेशन की सारी जो संभावना है वो खत्म हो गई, सेकंड मोशन जिसे कहा जाता है, उस पे उसने आने में असमर्थता जताई अपने जॉब की वजह से और वीजा प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से। तो इसमें एक रूलिंग आई हुई थी और मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया उस रूलिंग के बेसिस पे कि जो सेकंड मोशन है वो स्काइप के माध्यम से करा लिया जाए। कोर्ट ने उस रूलिंग के बेसिस पे मुझे परमिट किया और मैंने स्काइप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सेकंड मोशन की परमिशन, सेकंड मोशन पे उसकी कंसेंट लड़की की कराई और इस तरह से वो डाइवोर्स हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस है जो कि डाइवोर्स के केसेस से अलग हटकर है। एक केस में मैं बैंक की तरफ से काउंसिल था और कोर्ट में हमें इक्विटेबल मॉर्गेज प्रूव करना था। जो अपोजिट पार्टी का विटनेस था, डिफेंस काउंसिल, उसने अपने विटनेस को बहुत अच्छे तरह से समझा रखा था कि वकील साहब तुमसे ये पूछेंगे कि बंधक की थी संपत्ति या नहीं की थी, तो तुम बिल्कुल साफ ही कहना मैंने बंधक नहीं की थी। और वो कई सारे शब्दों में पूछेंगे तुमसे,
हम लोग भी अपने विटनेस को ट्यूटर करके ले जाते हैं, वो अपनी विटनेस को ट्यूटर करके लाए थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट था। जब मैं उससे गवाही करा रहा था क्रॉस एग्जामिनेशन तो बहुत शार्प था वो बंदा, भी बहुत शार्प था वो विटनेस, आई मस्ट से। जब भी मैं उससे पूछा कि तुमने प्रॉपर्टी बंधक की थी, बोला नहीं साहब बंधक नहीं की थी। अब इक्विटेबल मॉर्गेज की क्या डेफिनेशन है? इक्विटेबल मॉर्गेज की डेफिनेशन है कि हूएवर डिपॉजिट्स इट्स ओरिजिनल टाइटल डीड with the intention to create security thereon is equitable mortgage. माने there must be a deposit of title deed by the person, by the holder, and it should be coupled with intention to create security thereupon. This combined two things will create equitable mortgage. मैंने उसी समय क्रॉस एग्जामिनेशन के समय सोचा कि यार ये सीधे सीधे तो जवाब देगा नहीं, तो मैंने उससे पूछा कि भाई देखो, इस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागज तुमने बैंक में जमा किए? बोले हाँ साहब जमा किए, लेकिन मैंने बंधक नहीं किया है, पेपर दिए थे मैंने, ओरिजिनल पेपर दिए थे। मैंने कहा भाई ठीक है, ओरिजिनल पेपर दिए थे, और तुमने ओरिजिनल पेपर ये मतलब इस लोन की जमानत में तो दिए थे, जमानत इसमें दिए थे और इसकी सिक्योरिटी में तो दिए थे? बोला हाँ साहब सिक्योरिटी में दिए थे। बस मेरा काम हो गया, डायरेक्ट जवाब आने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज सेटिस्फाइड। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पॉन्टेनियस लॉयर्स के दिमाग में आनी चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त, कि अपने सवाल का जवाब किस तरह से गवाह से निकाला जा सकता है। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है। आपका दिमाग इतना तेजी से रन करना चाहिए कि गवाह बहुत स्ट्रांग है, आपको कैसे उससे जवाब निकालना है। एक और मैं आपसे शेयर करता हूं मुकदमा। एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम का केस था, उसमें मैं डिफेंस काउंसिल था, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से लॉयर था। उसमें क्या हुआ कि इंजरी का केस था। आदमी ने कहा कि मेरा सड़क पर चलते हुए मोटर किसी व्हीकल से टकराने से दुर्घटना हो गई, इसलिए ये जो मोटर व्हीकल का ओनर है ये कंपनसेशन देने के लिए लायबल है। सब चीजें पॉजिटिव आई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सर्वेयर की रिपोर्ट आई कि एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस की रिपोर्ट आई चार्जशीट में, यहां साहब एक्सीडेंट हुआ था, सब कुछ पॉजिटिव। पता नहीं कैसे पेपर्स को खंगालते वक्त मैंने ये देखा कि एक प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है इंजरी जहां पर हुई उसको साबित करने के लिए, वो प्रिस्क्रिप्शन उल्टा लगा हुआ था। मतलब इस तरफ से लगा हुआ था और उस तरफ भी दवाएं लिखी हुई थी, सीधा नहीं लगा हुआ था, दूसरी तरफ से वो फाइल में सीधा सिला हुआ था। जाने क्यों मेरे को कुछ शक हुआ, मैंने उसको पलट कर देखा और नथी खोली तो एक नई चीज निकली। डॉक्टर ने उसमें लिखा हुआ था कॉज ऑफ इंजरी मूर्ति गिरने की वजह से घायल हो गया। आदमी किसी मूर्ति के नीचे गिर खड़ा हुआ था और वो मूर्ति अचानक से गिर गई उसके ऊपर, तो वो घायल हो गया। यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम का केस नहीं था, मूर्ति के गिरने से घायल हो गया था। मेरा केस मैं जीत गया, कोई 1 रुपया भी अवार्ड नहीं हुआ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। एक और दूसरे केस में इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ और उसको विभाग ने, डिपार्टमेंट ने एक्सीडेंटल डेथ की वजह से एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया था। एक्स ग्रेशिया पेमेंट का मतलब ये कि उसको जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी ये सब मिलनी थी अपने हस्बैंड की, वो तो मिली ही थी, इसके अलावा उसको एडिशनल बेनिफिट दिया था कि भाई एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो आपको कंपनसेट करने के लिए हम ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट कर रहे हैं। उसका कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनसेशन करीब निकल रहा था 50 लाख रुपए, और जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट उसको किया गया था वो 20 लाख रुपए था। तो मैंने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि साहब जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट उसको इस वजह से हुआ है कि इसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट टोटल कंपनसेशन के अमाउंट में से डिडक्ट होना चाहिए। दूसरे डिफेंस काउंसिल का कहना यह था कि साहब ये सब तो कंपनसेशन क्लेम हमें मिलने वाले बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी ही सैलरी से काट कर दिए जाते हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हुआ, चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम हुआ, चाहे वो कुछ और चीज हुई, वो सब बेनिफिट तो हमें मिलने वाले हैं।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो फैमिली पेंशन होती है वो भी काटी नहीं जा सकती, और इसके बारे में उनके फेवर में रूलिंग्स भी थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन एक रूलिंग मुझे सुप्रीम कोर्ट की ये मिल गई कि अगर इस तरह का कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट हो तो वो टोटल कंपनसेशन के अमाउंट में से डिडक्ट किया जाना आवश्यक है। बस वो कंपनसेशन में से डिडक्ट हुआ, लायबल था डिडक्ट होना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप रखेंगे और थोड़ा सा मेहनत करेंगे रूलिंग्स वगैरह ढूंढने में, तो आपको इस तरह की रूलिंग्स मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरे इन अनुभवों से अगर कुछ मजा आया हो, आनंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे इतना मान दें। थैंक यू सो मच।